गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वोल्टेज सैग ड्यू टू मोटर स्टार्टिंग डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इफ़ेक्ट्स ऑफ वोल्टेज सैग मीन्स वोल्टेज सैग के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। ओके, हम लोग सिर्फ इसमें पॉइंट डिस्कस करेंगे क्योंकि ये पॉइंट्स हैं आपको कई एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं 2 मार्क और 4 मार्क के लिए। अगर 2 मार्क के लिए पूछे जाए तो आपने सिर्फ स्टेट करना है, अगर 4 मार्क्स के लिए पूछे जाए तो आपको उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। ओके, मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट किया है और हम 1 बाय 1 डिस्कस करते जाएंगे। फर्स्ट जो प्रॉब्लम है मोटर लोड स्टार्ट और स्टॉप। ओके, मैंने जैसे कहा था एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ मोटर ड्रॉस मैक्सिमम करंट। ओके, जब मोटर मैक्सिमम करंट ड्रॉ करती है तो वोल्टेज ड्रॉप होता है। ओके, फिर वहाँ पर जो मोटर को वोल्टेज रिक्वायर होता है वो कम हो जाता है और मोटर ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाती है। जैसे ही मोटर स्टॉप हो जाती है करंट मिनिमाइज हो जाता है। करंट मिनिमाइज हो गया, वोल्टेज अपने अपने स्टेबल पोजीशन पर आ जाता है। फिर मोटर को प्रॉपर वोल्टेज मिलता है और मोटर स्टार्ट हो जाती है। मोटर स्टार्ट होने पर फिर से मोटर करंट ड्रॉ करती है। तो ये जो प्रोसेस है, मतलब मोटर का जो वोल्टेज मेंटेन रहना ज़रूरी है, कांस्टेंट वोल्टेज इनपुट पर मेंटेन रहना ज़रूरी है, लेकिन वो रहता नहीं है। जब मोटर स्टार्ट होती है तब वो ड्रॉप हो जाता है, फिर मोटर को प्रॉपर वोल्टेज मिलता नहीं, इस वजह से मोटर स्टॉप हो जाती है। जैसे ही मोटर स्टॉप हो जाती है वोल्टेज एक्चुअल पोजीशन पर आ जाता है। जैसे ही मोटर लोड वोल्टेज एक्चुअल पोजीशन पर आ जाता है फिर से मोटर स्टार्ट हो जाती है। जो ये प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो ये जो मोटर का जो एकदम कंटिन्यूस में स्टार्टिंग स्टॉपिंग होती है, तो ये एक वोल्टेज सैग का प्रॉब्लम हो सकता है, वोल्टेज सैग का अफेक्ट है। ओके, उसके बाद है डिजिटल डिवाइसेस टू रीसेट कॉजिंग लॉस ऑफ डाटा। आप लोग जानते होंगे कि जो डिजिटल मीटर्स होते हैं, डिजिटल रिकॉर्डर्स होते हैं, मेमोरीज होती है, तो उनके डिज़ाइंस कुछ ऐसे बनाए होते हैं, उनकी जो फीचरिंग प्रोग्रामिंग ऐसी की होती है कि अगर समझ लो, अगर एक कोई इवेंट है, समझ लो वोल्टेज ड्रॉप ही समझ लो, वोल्टेज सैग ही समझ लो। जो वोल्टेज सैग का इवेंट है अगर पर्टिकुलरली 3 to 4 टाइम्स से ज़्यादा 10 मिनट्स के अंदर 3 या 4 टाइम्स के क्रॉस कर ले तो वो जो पर्टिकुलर डिवाइस है वो रिसेट हो जाता है। और आप लोग जानते हैं जैसे ही डिवाइस रिसेट हो गया तो ऑब्वियसली उसका जो स्टोर डाटा है वो लॉस हो जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है वोल्टेज सैग की वजह से। उसके बाद आता है इक्विपमेंट डैमेज एंड फेलियर। ओके, जैसे कि मैंने अभी बताया था मोटर स्टार्ट स्टॉप हो सकती है, ऐसे बहुत सारे अदर भी इक्विपमेंट होंगे जो वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पर वर्क करते होंगे। जैसे कि डिजिटल, जैसे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं उनके तो आप जानते हो 5 वोल्ट पर ही ऑपरेट करेगा वो। अगर 5 वोल्ट से कम वोल्टेज हो जाए तो उसका ऑपरेशन बंद हो जाएगा। और कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो एग्जैक्ट वोल्टेज पर ऑपरेट करते हैं, अगर उससे कम या ज़्यादा हो जाए तो वो बर्न हो सकते हैं, उनका ऑपरेशन फेल हो सकता है। तो वोल्टेज सैग की वजह से ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आता है मटेरियल स्पॉइलेज। आप जानते हो मटेरियल जैसे मतलब डिसएडवांटेजेस कह सकते हो, वोल्टेज सैग के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। मटेरियल स्पॉइलेज भी होता है। मटेरियल जो होता है जैसे आप समझ सकते हो कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ होती है, जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती है, वहाँ पर शीट्स वगैरह बनाई जाती हैं, शीट्स बनाई जाती है, नेल्स बनाए जाते हैं। जैसे हमारे जो रॉड्स रहते हैं, रॉड्स बनाए जाते हैं। अगर वोल्टेज कम ज़्यादा होता हो तो उसकी जो प्रोसेस होती है, उसकी जो स्टेप्स होते हैं उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं। तो जो इवन जो हमको यूनिफॉर्म शीट चाहिए होती है, यूनिफॉर्म रॉड चाहिए होता है, उसमें भी वो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो उसकी वजह से उनके प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं। तो ये एक अफेक्ट होगा वोल्टेज सैग का। उसके बाद है लॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू डाउन टाइम। ओके, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जहाँ पर ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज की जब कंडीशंस होती है तो उनका टोटली जो पावर सप्लाई होता है वो ट्रिप हो जाता है। ओके, क्योंकि उन लोगों ने ऐसे प्रोटेक्शन सिस्टम बनाई होती है कि वो ओवर वोल्टेज पर भी ट्रिप होगा, मतलब इवन मिनिमम फॉल्ट पर भी ट्रिप होगा।
तो वोल्टेज सैग जैसे ही होगा तो उनका सिस्टम ट्रिप हो जाएगा, और जैसे ही वोल्टेज सैग की वजह से ट्रिप होगा तो उनका जो वर्किंग टाइम है, मतलब जब तक वो रीसेट होगा, जब तक फिर से सिस्टम चालू होगा, तो उतना जो टाइम है वो सप्लाई हमारा बंद रहेगा। और सप्लाई जैसे ही बंद रहेगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बंद रहेगा, तो उसकी वजह से उतना टाइम के लिए प्रोडक्शन बंद रहेगा। ओके। एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट का कंसेप्ट इस वजह से है कि वोल्टेज सैग जो है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमको बहुत सारे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। और इम्प्रूवमेंट्स के लिए डिफरेंट सर्किट्स लगेंगे, डिफरेंट नेटवर्क लगेंगे, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करना पड़ेगा हमको। और वो टेक्निक्स यूज़ करने के लिए हमको जो भी मटेरियल प्रोवाइड होगा, जो भी सर्किटरी प्रोवाइड होगी, जो भी इक्विपमेंट प्रोवाइड होगा, उसके लिए हमको एडिशनल कॉस्ट एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। उसके बाद आता है प्रोडक्ट रिवर्क्स। जैसे कि मैंने कहा था मटेरियल स्पॉइलेज होता है वोल्टेज सैग की वजह से। अगर प्रॉपर्टीज़, जैसे कि क्वालिटी इंजीनियर है, क्वालिटी इंजीनियर चेक करेगा, प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगे, प्रॉपर्टीज़ चेंज होने के बाद ऑब्वियसली क्वालिटी इंजीनियर को वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रिटर्न करना पड़ेगा। तो हमको वो मटेरियल जो है वो रिवर्क करना पड़ेगा, उसको फिर से प्रोडक्ट को प्रॉपर्टीज़ के थ्रू पास करने के लिए उसको फिर से प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोडक्ट क्वालिटी इम्पैक्ट, अब ऐसे होता है कि हमारा जब यूनिफॉर्म प्रोडक्शन चलता है, यूनिफॉर्म प्रोसेसिंग चलती है, तो उसकी क्वालिटी अलग होगी। और जो एक बार प्रोडक्ट बन चुका है, जैसे कि वोल्टेज सैग में वोल्टेज सैग चल रहा था और उसमें हमने शीट बना ली और वो क्वालिटी इंजीनियर के पास गई और क्वालिटी इंजीनियर ने उसमें कुछ डिफेक्ट्स निकाले और फिर से वापस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजा, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो रिकवर करने की कोशिश की उस शीट को, अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टीज तक उसको लेकर जाने की कोशिश की। ओके, उन्होंने कोशिश की। ओके, तो इसकी जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी यूनिफॉर्म वाले शीट्स की क्वालिटी से थोड़ी डिफ़र करती है। ओके, टॉलरेंस बॉन्ड तक जब तक जाएगी तो वो पास कर देगा क्वालिटी इंजीनियर। सम टॉलरेंस होता ही है, हर एक मटेरियल में टॉलरेंस प्रोवाइड किया गया होता है, लेकिन क्वालिटी डिफ़र होगी। जो प्रोडक्ट रिवर्क होकर आया होगा उसकी क्वालिटी, और जो यूनिफॉर्मली प्रोडक्ट प्रोसेस होकर आया उसकी क्वालिटी में बहुत सारा डिफरेंस होगा। ओके। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू प्रॉब्लम, समटाइम ऐसे होता है कि वोल्टेज सैग हैपन होता है और सिस्टम ट्रिप हो जाती है, पावर सप्लाई ट्रिप हो जाता है, तो उसके लिए हमको बहुत सारे टेस्टिंग इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है कि टेस्टिंग इंजीनियर आएंगे और चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम था जिसकी वजह से सिस्टम में पावर सप्लाई ट्रिप हो चुका है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार वोल्टेज सैग की वजह से ही ट्रिप हो, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार फॉल्ट की वजह से ही ट्रिप हो। तो जो टेस्टिंग इंजीनियर्स होते हैं वो टेस्ट करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। अब समझ लो किसी फॉल्ट की वजह से सप्लाई सिस्टम ट्रिप हो गया है, तो हम उसको ऑन नहीं कर सकते, वो सप्लाई ऑन नहीं कर सकते जब तक हम लोग फॉल्ट को ट्रबल शूट नहीं करेंगे, फॉल्ट को मिनिमाइज नहीं करेंगे। ओके। और जब वोल्टेज सैग की वजह से ट्रिप होगा, तो वोल्टेज सैग का जो ट्रबल शूट करने के लिए टाइम लगेगा, तो इन्वेस्टिगेशन जो होगा उसके लिए जो टाइम लगेगा, उसके लिए जो एक्सपेंडिचर इंजीनियर्स लगेंगे, तो उसमें सम एक्सपेंडिचर हमारा वेस्ट हो जाएगा। ओके। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑन कस्टमर रिलेशन सच एज लेट डिलीवरी। ओके, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर प्रोडक्ट वोल्टेज सैग की वजह से क्वालिटी उसकी फेल हो जाती है, तो फिर से वो रिवर्क के लिए जाएगा, फिर से टेस्ट होगा, फिर से रिवर्क के लिए जाएगा, जब तक उसके टॉलरेंस बॉन्ड के अंदर वो प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं आ जाती, तब तक वो प्रोडक्ट रिवर्क होता रहेगा। और इंडस्ट्रीज़ में ऐसा होता नहीं है कि वो पहले ही प्रोडक्ट, मेजर जो इक्विपमेंट होते हैं, मेजर जो प्रोडक्ट होते हैं, वो पहले ही प्रोसेस करके रखें। समझ लो कि मुझे एक पर्टिकुलर 1000 शीट का बिंडल चाहिए किसी इंडस्ट्री से, तो मैं उनको बोलूँगी कि मुझे 1 मंथ के बाद इस डेट पर ये इक्विपमेंट, मतलब ये मटेरियल मुझे रेडी चाहिए, मेरे लोकेशन पर ड्रॉप होना चाहिए, डिलीवर होना चाहिए। अगर वोल्टेज सैग का प्रॉब्लम होता है और अगर ऐसे रिवर्क्स चलते रहेंगे, तो डिलीवरी में
टाइम लगेगा और मेरा जो इनकी कंपनी पर विश्वास था वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इससे पहले ख़रीदा था तो इन्होंने टाइम से डिलीवर किया था, बट अभी जब मैंने इनको बोला कि मुझे अर्जेंट है और मुझे अर्जेंटली ये 100 शेयर्स चाहिए पर्टिकुलर टाइम पर और डेट पर, बट इन्होंने उस टाइम पर डिलीवर नहीं किया, तो मेरा इस पर से यकीन उठ जाएगा और मैं किसी और कंपनी की तलाश में नेक्स्ट टाइम के लिए किसी और कंपनी की तलाश में रहूँगी। ओके। और लॉस्ट ऑफ सेल, जैसे कि मैंने कहा था, मैं किसी और कंपनी की तलाश करूँगी तो वो कंपनी का सेल कम होगा, एक कस्टमर कम होगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं अकेले ही उसकी कस्टमर होगी, और बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम्स उल्टे सैक की वजह से हो सकती है। तो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि उल्टे सैक की जो सीवियरिटी होती है वो क्या होती है। ओके।